हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में लास्ट प्रॉपर्टी परासरण दाब पढ़ेंगे। परासरण दाब पढ़ने से पहले हम परासरण क्रिया ऑस्मोटिक क्या होता है ये जानेंगे। परासरण क्रिया को समझने के लिए हमने एक इस तरह का एक पात्र ले लिया, एक कंटेनर लिया और इसमें बीच में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। क्या लगा दी? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये झिल्ली कैसी होती है या अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो तीन तरह की मेम्ब्रेन होती है। एक ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने में से सभी पदार्थों को जाने दे, ऐसी झिल्ली जिसमें से सभी पदार्थ निकल जाएं, उसे हम कहते हैं पूर्ण पारगम्य झिल्ली, कंप्लीट परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें से सभी पदार्थ निकल जाए। यदि आप एक बड़े छिद्र वाली छलनी लें और उससे चाय को छाने तो चाय भी निकल जाए और जो चाय की पत्ती है वो भी निकल जाए, तो हम क्या कहेंगे कि पूर्ण पारगम्य झिल्ली है, मतलब कंप्लीट पदार्थ उसमें से निकल गया। अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसमें से आधे पदार्थ, मतलब जो कुछ भाग को अपने में से जाने की परमिशन देती हो, तो उसे हम कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। और जिसमें से कोई भी पदार्थ ना निकल सके उसे हम कहते हैं अपारगम्य या नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। तो तीन तरह की झिल्लियां, एक जो सभी पदार्थों को जाने दे पूर्ण पारगम्य, जो किसी भी पदार्थ को ना जाने दे अपारगम्य नॉन परमिएबल, और जो कुछ भाग को जाने दे उसे हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हम यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से विलायक के अणु जा सकते हैं, विलेय के अणु नहीं, क्योंकि इसके जो छिद्र हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि उसमें से केवल विलायक के अणु गति कर सकते हैं। जो पदार्थ हमने घोला है उसके अणु गति नहीं कर सकते। तो अर्धपारगम्य झिल्ली आपको समझ में आ गई होगी कि जिसमें से केवल विलायक के जो प्योर सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल्स जाएंगे, जो पदार्थ हमने घोला है सॉल्यूट या विलेय उसके अणु गति नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक और इसमें प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक ले लिया और दूसरी ओर हमने क्या लिया? विलयन लिया, जिसमें विलायक के साथ साथ विलेय के अणु भी उपस्थित है। तो ये क्या है? विलयन है और ये शुद्ध विलायक है। ये प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट शुद्ध विलायक है और इसमें क्या है? इसमें सॉल्यूशन विलयन है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करेगी? अपने में से केवल विलायक के जो छोटे आकार के, जो छोटे छोटे ब्लैक पार्टिकल्स हैं, इनको जाने की परमिशन देती है। विलायक के अणु गति कर सकते हैं, विलेय के नहीं। प्रश्न ये उठता है कि विलायक के अणु किस ओर से किस ओर गति
करेंगे। विलायक से विलयन की ओर गति करेंगे या विलयन से विलायक की ओर गति करेंगे या दोनों ओर गति करेंगे। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं तो विलायक के अणु इधर भी गति कर सकते हैं और इधर भी गति कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नेट मूवमेंट, कुल गति किधर से किस ओर ज्यादा हुई उसको हम काउंट करते हैं। विलायक के अणु किस ओर से किस ओर ज्यादा गए। यहाँ पर भी दो तरह से अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। कुछ बुक में लिखा हुआ है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, और कुछ में लिखा हुआ है कि कम से अधिक की ओर गति करते हैं। तो यहाँ दोनों ही टर्म सही हैं। हमें पहले ये समझना है कि हम किस रेफरेंस में लिख रहे हैं, यहाँ किस रेफरेंस की बात कर रहे हैं, किसके संदर्भ में हम सांद्रता को देख रहे हैं। अगर मैं विलायक की बात करूं तो आप ठीक ढंग से देख पा रहे हैं कि विलायक का सांद्रण इधर अधिक है, इधर विलायक की मात्रा अधिक है, तो विलायक का सांद्रण इधर अधिक है और इधर कम है। तो जो परासरण क्रिया है उसको हम इस तरह से भी परिभाषित करते हैं कि जब विलायक के अणु उसके अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गति करते हैं तो उसे परासरण कहते हैं। किसका सांद्रण यहाँ पर लिया? विलायक का। विलायक का सांद्रण इधर अधिक है और इधर कम है। तो यदि विलायक के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो क्या होगा? अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर बात करेंगे। और अगर हम विलय की बात करते हैं, किसकी बात? विलय की, तो यहाँ पर विलय क्या है ही नहीं, यहाँ तो विलय। और यदि हम मान लो मिला भी दें तो क्या होगा? बहुत कम होगा। तो विलय की तुलना में अगर हम देखते हैं तो जिधर विलय की मात्रा बहुत कम हो उधर सांद्रण कम होता है विलयन का, और जिधर विलय ज्यादा होता है उधर विलयन का सांद्रण अधिक माना जाता है। तो सामान्यतः जो बात होती है 90% जो बात करते हैं वो विलयन के लिए करते हैं, और विलयन में विलय की मात्रा अधिक होने पर सांद्रण अधिक और कम होने पर सांद्रण कम होता है। विलायक के संदर्भ में इसका सांद्रण अधिक है, इसका कम है, लेकिन हम जब विलयन की बात करते हैं तो इधर सांद्रता कम है और इधर अधिक है। तो अधिकतर जो परिभाषा होती है वो ये है कि जब विलायक के अणु कम सांद्र वाले विलयन से अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गति करते हैं तो उसे परासरण कहते हैं। दोनों ही परिभाषा में विलायक के अणु इधर से इधर गति कर रहे हैं। यदि मैं इसे लेफ्ट बोलूं तो लेफ्ट टू राइट, और दोनों में सांद्रता हमें ध्यान से समझना है। यदि विलायक के संदर्भ में आप लिख रहे हैं तो विलायक की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, और यदि हम विलयन के लिए लिखते हैं तो क्या आएगा? कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति करते हैं तो उसे परासरण की क्रिया कहते हैं। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अधिकतर विलयन का सांद्रण लिया जाता है, तो अब हम विलयन के ही लिए पढ़ेंगे, और उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जब दो अलग अलग सांद्रता के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाए। अब हम विलयन के लिए पढ़ रहे हैं,
जब दो अलग अलग सांद्रता के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाए तो कम सांद्रता से विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। तो ये परासरण की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न यह है कि परासरण की क्रिया होती क्यों है, परासरण की क्रिया क्यों होती है। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या आरोपित है, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ भी क्या आरोपित है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों के ऊपर समान जो दाब है वो है उपस्थित है। यहाँ भी जो दाब है वो 180 एम, यहाँ भी जो दाब है वो 180 एम है। अब इसमें शुद्ध विलायक है, तो यहाँ जो वाष्प होगी वो किसकी होगी, शुद्ध विलायक की होगी। और यहाँ पर क्या है, हम पहले भी इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। यहाँ इसकी सतह पर केवल किसके मॉलिक्यूल हैं, ए के हैं। यहाँ ए के साथ साथ किसके मॉलिक्यूल्स हैं, बी के मॉलिक्यूल भी उपस्थित हैं। मतलब शुद्ध विलायक के साथ साथ विलेय के अणु भी उपस्थित हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसका वाष्पदाब कम हो जाता है। इसका वाष्पदाब क्या है, कम है। इसकी जो वाष्प है वो क्या करेगी, कम दाब डालेगी। बहुत ध्यान से समझना है आपको, कम दाब है। ऊपर से जो वाष्पदाब है वो क्या हो गया, कम हो गया। कम वाष्पदाब, इसको आप यहाँ के बजाय यहाँ से लिखेंगे। और यहाँ क्या है, अधिक वाष्पदाब है, अधिक वाष्पदाब है। तो यहाँ जो दाब है वो ज्यादा है, और जब दाब ज्यादा होगा तो क्या होगा, विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करेंगे। या हम इसे ये कहें कि यहाँ पर शुद्ध विलायक है तो इसका जो वाष्पदाब है वो ज्यादा है, किसकी तुलना में, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन की तुलना में। तो यहाँ वाष्पदाब ज्यादा है तो यहाँ से विलायक के अणु किस ओर गति करेंगे, विलयन की ओर गति करेंगे। तो ये परासरण की क्रिया होने का कारण है कि जो शुद्ध विलायक है या कम सांद्रता वाला है उसके ऊपर वाष्पदाब अधिक होता है, किसकी तुलना में, सांद्र विलयन की तुलना में या विलयन की तुलना में। तो विलायक के अणु कम सांद्र वाले विलयन से या शुद्ध विलायक की ओर से विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गति करने लगते हैं। और अर्धपारगम्य झिल्ली केवल विलायक के अणुओं को जाने की परमिशन देती है। तो ये हुआ परासरण। परासरण के साथ साथ आपको यहाँ एक क्रिया और पढ़ना है और वो है विसरण या डिफ्यूजन। विसरण या डिफ्यूजन। विसरण या डिफ्यूजन में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम मिट्टी के घड़े में पानी भरकर रखते हैं तो पानी घड़े में से रिसने लगता है। इस क्रिया को हम विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। और इसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पूर्ण पदार्थ गति करता है। तो यहाँ दोनों शब्दों में हम 2-3 अंतर देखते हैं। पहला परासरण और दूसरा है डिफ्यूजन या विसरण। परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। ये आवश्यक है। यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती।
की आवश्यकता नहीं। दूसरा है, इसमें से केवल विलायक के अणु गति करते हैं। केवल किसके अणु? विलायक के अणु गति करते हैं। और यहाँ पूर्ण पदार्थ, पूर्ण विलयन गति करता है। यहां पर हम क्या लिखेंगे? कम सांद्र विलयन से, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन, अधिक सांद्र विलयन की ओर किसके अणु? केवल विलायक के, विलायक के अणु गति करते हैं। और यहां आप क्या लिखेंगे? अधिक सांद्र, अधिक सांद्रता से, अब इसका अपोजिट हो जाएगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, कम सांद्रता वाले विलयन की ओर पूर्ण विलयन गति करता है, पूर्ण विलयन गति करता है। तो यहां पर जो मुख्य अंतर है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है, यहाँ विसरण में आवश्यकता नहीं होती। यहाँ केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल विलायक के अणुओं को ही जाने देती है। यहाँ पूर्ण विलयन गति करता है। ये कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर परासरण की क्रिया होती है, और विसरण की क्रिया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर होती है। यह सामान्यता द्रव विलयन में पाई जाती है। किसमें? द्रव विलयन में। और विसरण की क्रिया गैस व द्रव दोनों विलयन में पाई जाती है। तो इस तरह से बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि परासरण और विसरण में अंतर लिखिए। यहाँ पर आप उदाहरण लिख सकते हैं, जो पेड़ पौधे हैं उनमें ऊंचाई तक जो पानी पहुंचता है वो परासरण की क्रिया द्वारा पहुंचता है। विसरण में घड़े में से पानी का रिसना, या कई बार गर्मियों में साइकिल में से जो उसके ट्यूब होते हैं उसमें से हवा लीकेज होने लगती है। तो ये परासरण और विसरण दोनों शब्दों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम अपने जो हमारा मूल टॉपिक है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जिस बाह्य दाब की आवश्यकता होती है उसे परासरण दाब कहते हैं। इसे भी हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। यहां हमने ये क्या लगा दी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या हमने दो अलग अलग बीकर ले लिए। ये दो बीकर हैं और दोनों बीकर आपस में ये जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब एक में हमने क्या लिया है? इसमें हमने शुद्ध विलायक या कम सांद्रता वाला विलयन, तो ये प्योर सॉल्वेंट या शुद्ध विलायक। और इसमें हमने क्या ले लिया है?
बिलियन ले लिया है। क्या लिया? बिलियन, जिसमें किसके अणु उपस्थित है? विलेय के अणु भी उपस्थित है। ये बीच बीच में किसके अणु है? विलेय के। अब दोनों के ऊपर कौन सा दाब है? वायुमंडलीय दाब है। परासरण की क्रिया में क्या होगा? इसको हम थोड़ी और बड़ी बना देते हैं। यहां ये मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हमने यहां पर एक दाब आरोपित किया पिस्टन लगाकर। ये एक पिस्टन है और इस पिस्टन से इतना दाब आरोपित किया कि परासरण की क्रिया ना हो या विलायक के अणुओं की गति रुक जाए। कहां से? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने से। तो जितना बाह्य दाब हम यहाँ आरोपित करते हैं वो परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे? विलयन के ऊपर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। विलयन के ऊपर लगाया गया वह न्यूनतम दाब, कम से कम वह बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। तो अब आपको परासरण दाब समझ में आ गया होगा। परासरण दाब वह कम से कम दाब है जो विलायक के अणुओं को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने से रोकता है। परासरण दाब को हम पाई से डिनोट करते हैं और परासरण दाब वन टॉप समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा? वन टॉप समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। वन टॉप समीकरण में वन टॉप ने कहा, वन टॉप एक साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि जो अधिक तनु विलयन होते हैं या जो अत्यधिक तनु विलयन होते हैं उनका व्यवहार गैसों की तरह होता है और उनका जो परासरण दाब है तनु विलयन का, परासरण दाब गैसों के दाब के समान होता है। और जो आइडियल गैस इक्वेशन है, आदर्श गैस समीकरण है, उसे हम किसके लिए? परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ आदर्श गैस समीकरण है PV इक्वल nRT। P को हम किससे रिप्लेस करें? परासरण दाब पाई, पाई V इक्वल nRT, पाई इक्वल NYVRT। NYV क्या है? NYV मोलर कंसंट्रेशन, मोलरता, मोलेरिटी, मोल पर लीटर। तो इसको हम क्या कहेंगे? मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रण। NYV इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? C कंसंट्रेशन, पाई इक्वल CRT। C क्या है? कंसंट्रेशन है और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। कैसे हो जाएगा? R क्या है? कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, और T को भी हम कांस्टेंट स्थिर रख दें
तो TB क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जब हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ किसका? ये समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा और पाई समानुपाती C। इसलिए परासरण दाब एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुण है। तो इससे हम परासरण दाब को, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसी सूत्र की सहायता से हम किसी भी विलेय का अणु द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम n की जगह क्या लिख दें? पाई इक्वल WB अपॉन MB, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणु द्रव्यमान। ये n किसके मोलों की संख्या है? विलेय के मोलों की संख्या है। RT अपॉन B। तो इसकी सहायता से हम विलेय का अणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये परासरण और परासरण दाब। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि परासरण दाब का क्या महत्व है और इसका प्रायोगिक निर्धारण किस प्रकार करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।